बाजार बोलता है। इसमें देखते हैं कि एफआईज डीआईज का डेटा क्या बोल रहा है। कल एफआईज ने क्या किया, क्योंकि कल बड़ा क्रूशियल डे था और ऐसे में एफआईज की स्ट्रैटेजी हालांकि एक तरफा ही रही है पिछले 1.5-2 महीने से, लेकिन फिर भी एक बार ट्रेंड तो सुधरता हुआ दिख नहीं रहा। 5,321 करोड़ की सेलिंग और डीआईज की 4,200 करोड़ की बाइंग। मतलब डीआईज कितनी मेहनत कर रहे हैं और एफआईज उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बेचने में और वो ख़रीदने में। चलिए देखते हैं कि फाइनली मार्केट किस करवट बैठता है। अभी तक तो एफआईज ही जीत रहे हैं पिछले 2 महीने से। ग्लोबल इंडिसेस का हाल देख लेते हैं। कल डाउ जोन्स में तो अच्छी बढ़त देखने के लिए मिली, करीब 1% की। शंघाई और हैंसेंग ये दोनों आज रेड मार्क में बने हुए हैं, 1% से ज़्यादा गिरे हुए हैं। निकाई 1% ऊपर है, कोस्पी 1% ऊपर है, तो ग्लोबल इंडिसेस का साथ तो मिल रहा है। चाइना जिस दिन नेगेटिव होता है उस दिन मान लीजिए कि इंडियन मार्केट थोड़ा पॉजिटिव में आने की कोशिश तो ज़रूर करता है। ये तो एक कोरिलेशन बन गया इस समय, लेकिन कोशिश आज सक्सेसफुल कितनी होती है वो 3:30 बजे पता चलेगा। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसमें DCL करीब 7%, MRPL 7%, शोभा करीब 6.5%, नौकरी 5%, वॉकहार्ट फार्मा करीब 5%। नौकरी पर नौकरी और शोभा पर कुछ विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई हैं, उनका एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं आज जहां पर की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो उसमें देखें तो अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन अगेन यहाँ पर गिरावट देखने के लिए मिल रही है। नेटवर्क 18 5%, टोरेंट पावर 5%, अदानी एंटरप्राइज करीब 4.5%। तो आज भी टॉप लूजर्स की लिस्ट में अदानी शेयरों की जो क्यू है वो बड़ी है और बाकी शेयर थोड़ा पीछे चल रहे हैं। तो ये देखना होगा कि ये क्यू में से कौन कौन से शेयर आज हट पाते हैं। ये क्यू पूरी ही बड़ी और हो जाएगी तो इस पर एक नज़र रहेगी। लेकिन कुछ एक ग्लोबल खबरें जिन पर की हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन को रूस के खिलाफ भड़का रही है बाइडेन सरकार, ऐसा रिपब्लिकन्स ने कल आरोप लगाया। इसका मतलब ये तो हो गया क्लियर कि कहीं ना कहीं रिपब्लिकन्स नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध हो। प्रशांत सर, यही इंपॉर्टेंट है, मार्केट ये सुनना चाहता है रिपब्लिकन्स से, लेकिन केवल और केवल मार्केट को अब ये डर लग रहा है कि ये 19-20 जनवरी तक का समय कैसे कटेगा। ये इतना मामला ख़राब तो नहीं कर देंगे बाइडेन सरकार की उनके लिए बातचीत करने की गुंजाइश ही ना बचे, या कोई इतनी बड़ी कोई दुर्घटना हो जाए वर्ल्ड लेवल पर जो कि दुनिया के लिए जियोपॉलिटिकल रिस्क के तौर पर ख़राब कर दे माहौल को। सर कैसे देख रहे हैं इसको? सर ये थोड़ा रिस्क है, जिस तरीके से ग्लोबली हेडलाइंस बन रहे हैं, बिडेन साहब का जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और ट्रम्प का भी कुछ काउंटर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। बट यस, वॉर हेडलाइंस इज ऑलवेज नेगेटिव, वो कभी भी हो सकता है। बट वो चीज के लिए जो इंडियन मार्केट्स रिएक्शन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम लोग एक सैंडविच सिचुएशन में पड़े हुए हैं, जहां पे दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी इफेक्ट आता है तो वी आर इमीडिएटली गेटिंग इनटू ए सैंडविच पोजीशन, जहां पे हम लोग यहाँ पे इमीडिएटली डिस्काउंट कर देते हैं। बट यस, ये जो डायलॉग्स बिटवीन बाइडेन और ट्रम्प के बीच में चल रहा है और रशिया और यूक्रेन के जो हेडलाइंस बन रहे हैं, इट इज वेरी नेगेटिव फॉर ए फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमिक लाइक इंडिया। एंड फॉर मी इट्स वेरी कंसर्न। मुझे लगता है कि अगले 1 महीना जो जब तक ट्रम्प साहब आते नहीं है अपने चेयर पे, तब तक ये क्या क्या हेडलाइंस बनाएंगे, कहाँ कहाँ से भी नेगेटिविटीज आएगी, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है मार्केट्स के लिए, उसको सस्टेन करना भी बहुत डिफिकल्ट है। सो यस, यू आर राइट, ये टाइम निकालना बहुत ही टफ है। Investors have to wait and watch for every big news affecting Indian markets, Indian economy। अपने को बैठ के एक स्टडी करना चाहिए जहां पे जो बड़े न्यूज बन रहे हैं वहां पे इंडियन फंडामेंटल्स, इंडियन इकोनॉमिक में कितना एफर्ट पड़ेगा और कौन से इंडस्ट्री में ज्यादा एफर्ट पड़ेगा, उसके हिसाब से अपने को एनालिसिस करके वहां पे पोजीशंस खड़ा करना चाहिए। बिल्कुल। और सर अमेरिका करीब $4.5 बिलियन का यूक्रेन को दिया हुआ लोन भी माफ़ कर सकता है। तो मतलब ये एक तरह से कल मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो ऑन द लाइटर साइड वो बोल रहे थे कि ये यूक्रेन को फीस दी जा रही है कि आप अपने यहाँ पर मिसाइलें खा लो, कोई बात नहीं, हम आपको लड़वाना चाहते तो उसके लिए जो आपका नुकसान होगा उसकी भरपाई है एक तरह की। ये ऐसा बाइडेन प्रशासन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके वो तो चाहते तो 100% लोन इनका माफ़ कर जाते, जो कि करीब $9 बिलियन का। लेकिन जब अब चूंकि वो राष्ट्रपति पूरी तरह से नहीं है, मतलब 2.5 महीने के लिए ही करीब वो राष्ट्रपति हैं, तो उनके पास जो पावर है वो केवल 50% लोन को ही माफ़ करने की है। इसीलिए केवल $4.5 बिलियन का ही वो लोन करीब माफ़ कर पाएंगे। एक और सर इंपॉर्टेंट डेटा कि अमेरिका में बेरोजगारी का जो डेटा है वो थोड़ा सुधर रहा है। इसको कैसे देखें कि दिसंबर में रेट कट को लेकर कितना प्रेशर होगा फेड के गवर्नर पर?
तो मुझे नहीं लगता कि दिसंबर में कोई रेट कट होगा अभी, बिकॉज जब तक नए गवर्नमेंट फॉर्म होता नहीं है और ट्रम्प सब आते नहीं है और बहुत सारे इकोनॉमिक डेटा जो ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर एंड उनका जो जैन टू दिसंबर है वो डेटा आता नहीं है, तब तक मुझे लगता नहीं कि कोई भी इंटरेस्ट रेट अभी कट होने वाला है। ऑब्वियसली जो एक्सपेक्टेशन था ऑलमोस्ट 50-60% था, अभी वो 30% तक आ चुका है एक्सपेक्टेशन फॉर कटिंग इंटरेस्ट रेट्स। बट देर आर वेरी न्यूट्रल चांसेस ऑफ गेटिंग एनी इंटरेस्ट रेट कट राइट नाउ। ओवरऑल इट इज पॉजिटिव ओनली जब तक ये नए गवर्नमेंट आके अगले 6 महीने के लिए जो उनका प्लान है, ट्रम्प साहब का जो अनाउंसमेंट है उसको ट्रैक करने के लिए, इवन फेड विल बी वेटिंग फॉर दैट। बट इंडियन मार्केट्स के लिए मुझे लगता है कि जनवरी में वी विल हैव फर्स्ट नो रेट कट इन इंडियन मार्केट्स आरबीआई से। उन्होंने आई थिंक निर्मला सीतारमन ने ऑलरेडी एक छोटा सा हिंट दे दिया लास्ट कोई इवेंट पे कि देयर इज ए गुड रूम फॉर नो इंटरेस्ट रेट कट और देयर इज ए नीड ऑफ इंटरेस्ट रेट कट्स लुकिंग एट हाउ इंडियन मार्केट्स आर परफॉर्मिंग, प्लस देयर इज सम कंसर्न ऑन द जीडीपी ग्रोथ, प्लस Q2 अर्निंग्स भी खराब थे। बिल्कुल। साथ ही सर एक और बड़ी खबर जो कि हमने देखा कि कल इंटरनेशनल मार्केट में डेवलप होती हुई नजर आई, वो थी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। क्रूड ऑयल तो 2% उछलता हुआ नजर आया, $75 के आसपास अब क्रूड ऑयल दोबारा आ गया और नेचुरल गैस तो 5% अप हो गई थी और $3 $3.5 के बीच में आ चुकी है, जो कि काफ़ी समय बाद इस तरह का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है। सर क्या कुछ इसके इम्पैक्ट होंगे इंडियन इक्विटी पर, खासतौर से नेचुरल गैस के जिसमें की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं? सर ऑब्वियसली इंडियन मार्केट्स के लिए नेगेटिव है, जो इंडस्ट्रीज नेचुरल गैस यूज करते हैं फॉर देयर नो कैप्टिव यूज एंड ऑल, बट आई थिंक दैट विल ऐड अप लॉट ऑफ प्रेशर इन देयर मार्जिन्स। बट टेक्निकली मैं नेचुरल गैस या क्रूड ट्रैक नहीं करता हूं, सो आई कैन नॉट कमेंट मोर ऑन दैट। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। साथ ही सर एक और बड़ी खबर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू को जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनको गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। मतलब जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है वो तो एक तरफ और उल्टा जो खबरें हैं वो और एस्केलेट हो रही हैं। ये सर मार्केट के सेंटीमेंट को कितना प्रभावित करती हैं? हालांकि आज मार्केट सारे ही पॉजिटिव हैं और इस तरह का जो उनका जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो आदेश था वो पुतिन जी के साथ भी था और अभी तक 2-3 साल हो गए। हालांकि उन्होंने अपने देश से निकलना इसलिए कम कर दिया है, वो केवल उन्हीं कंट्रीज़ का विजिट करते हैं जहां पर कि उनको खतरा नहीं होता कि कोई उनके साथ चीटिंग हो पाएगी। या तो वो चाइना मिलते हैं या वो नॉर्थ कोरिया मिलते हैं। अभी खबर आ रही है कि वो शायद नेक्स्ट ईयर इंडिया भी आ सकते हैं। तो जहां पर उनको लगता है कि उनकी दोस्ती स्ट्रांग है वहीं पर वो जा रहे हैं और किसी कंट्री में जाने का रिस्क नहीं ले रहे हैं। यही हालत फिर नेतन्याहू की हो जाएगी। सर ये जियोपॉलिटिकली क्यों ये इतनी डिस्टर्बेंस है और क्या कुछ इसका इम्पैक्ट होगा? कौन सी ऐसी कंपनियां हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां हैं जिन पर कि इंडियन कंपनीज पर कोई इम्पैक्ट आ सकता है? सर इंडियन कंपनी में कोई इम्पैक्ट आता है वो मैं ट्रैक नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आई डोंट ट्रैक दिस न्यूज। बट ओवरऑल ये जो जियोपॉलिटिकल जियो टेंशन चल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जब तक ट्रम्प आता नहीं है तब तक ये चीजें ऐसे बड़े बड़े हेडलाइंस बनते रहेंगे। बट आई डोंट थिंक इंडिया इज हैविंग एनी बिग नेगेटिव ऑन दिस नो न्यूज। सो ओवरऑल इट इज ए हेडलाइन इन ग्लोबल मार्केट, बट इकोनॉमिकली इंडियन मार्केट्स के ज्यादा इफेक्ट नहीं है। बट ज्यादा इस पर मैंने स्टडी किया नहीं है, तो आई कैन नॉट कमेंट मोर ऑन दैट। सर कुछ और खबरें जो कि इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव भी हो सकती हैं या हम कह सकते हैं कि थोड़ी राहत देने वाली, मैं उन खबरों की भी बात करता हूं। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट कट होगा वो फरवरी से शुरू हो जाएगा और उसके बाद अप्रैल में भी होगा। 50 बेसिस पॉइंट तक के रेट कट्स हो सकते हैं। उनका मानना है कि 2025 में जो इन्फ्लेशन रेट होगा इंडिया का वो 4.2% पर आने का अनुमान है। तो और ये जो खबर है सर, इसको अगर हम देखें तो अभी तक ये माना जा रहा था कि दिसंबर में रेट कट हो सकता है, तो अब वो तो चलिए हम डिस्काउंट कर लेते कि नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी हमने अभी भी देखा था कि 14 महीने के उच्चतम स्तर पर आ चुकी है। लेकिन जब इन्फ्लेशन ही कम हो जाएगा तो रेट कट करने के लिए आरबीआई गवर्नर के पास रूम भी होगा। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और आपको क्या लगता है कि कौन से काउंटर होंगे जिन पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा, या कोई काउंटर ऐसे होंगे जिनसे अभी भी दूर रहें? तो मुझे लगता है नवंबर में जो इन्फ्लेशन रेट आया था, डबल डिजिट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ फूड इन्फ्लेशन, वो थोड़ा सा कंसर्न है आरबीआई के लिए। और जो एक्सपेक्टेशन दिसंबर में था ऑब्वियसली अभी वो नील हो चुका है। आई थिंक जनवरी फरवरी जो रिसर्च रिपोर्ट आप बात कर रहे थे, वो जो इनके एक्सपेक्टेशंस हैं, आई थिंक मेरा सिमिलर एक्सपेक्टेशंस हैं। दे विल स्टार्ट विद 25 बेसिस पॉइंट एज ए टोकन ऑफ गिफ्ट फॉर द मार्केट्स। बट अगेन बजट भी फरवरी 1 को है, तो मुझे लगता है बजट के बाद भी सिचुएशन को देख के हाउ मार्केट्स विल रिएक्ट, हाउ ग्रोथ विल बी रिएक्टिंग, और Q3 अर्निंग्स को भी बहुत मायने रखना पड़ता है, बिकॉज
Q1 अर्निंग्स वर स्टिल न्यूट्रल, Q2 वाज वेरी बैड, बट Q3 अगर बैड से भी बदतर निकला तो मुझे लगता है कि वहां पे मार्केट्स बहुत ही वो रिएक्ट करेंगे, और वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू कटिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट। सेक्टर्स वाइज देखेंगे तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी रियल एस्टेट सेक्टर पॉजिटिवली रिएक्ट करना चालू हो चुका है। गोदरेज डेवलपर्स देखो, शोभा देखो, तो ऑलरेडी दे आर इनटू पॉजिटिव टेरिटरी। इमीडिएटली जो रेट कट आता है तो वो फर्स्ट बेनिफिट जो जाएगा वो मुझे लगता है कि हाउसिंग सेक्टर के लिए जाएगा, और रियल एस्टेट वुड बी द फर्स्ट सेक्टर टू बी गेटिंग एडवांटेज। सेकंड अगेन ऑटोमोबाइल कंपनीज को भी जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू कटिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, बेनिफिट वहां पे पास ऑन हो सकता है। बिल्कुल। कुछ एक दर्शक भी सर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं उनके क्वेश्चंस भी साथ साथ लेता हुआ चलता हूं। देवांशु समाधिया जी का सवाल है, सर इनके पास संवर्धना मदरसन के कुछ शेयर पड़े हुए हैं 198 के, क्या करें, अभी लॉस में है? सर जो रिसेंट में जो स्टॉक ने करेक्शन लिया हुआ है एंड मार्केट ने भी करेक्शन लिया है, तो कोई इशू, उतना इशू नहीं है, बिकॉज जब मार्केट ऊपर रहता है और उनका स्टॉक अगर करेक्शन लेता है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द स्टॉक। बट टाइम भी मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 155 156 के आसपास, और उसको होल्ड करना चाहिए। अगर उनको एवरेज आउट भी करना है तो कर सकते हो, बट डोंट एक्सपेक्ट एनी इमीडिएट जंप इन द स्टॉक, बिकॉज मार्केट बहुत कंसोलिडेट करेगा अगले 1-2 महीने के लिए। मार्केट विल रिमेन स्टेबल हियर ओनली, और स्टॉक भी यहाँ पे ही कंफर्टेबली जोन में ट्रेड करते रहेगा। जो कॉस्ट ऑफ बाइंग है उसके ऊपर आने के लिए एटलीस्ट 1 to 2 मंथ्स का अगर टाइम पीरियड दोगे तो एटलीस्ट स्टॉक विल ट्राई टू कम टू योर कॉस्ट। जी। हेमंत जी का सवाल है, सनफ्लैग आयरन परसा 260 रुपये के लिए हुए इन्होंने, क्या व्यू है आपका? अगेन बहुत ड्रास्टिकल स्टॉक रिएक्शन दिया हुआ है नेगेटिव में। आई विल नॉट बी कंफर्टेबल टू नो रेकमेंड दिस एट दिस प्राइस आल्सो। स्टॉक वेरी वेरी लो वॉल्यूम से टूटा हुआ है। द स्टॉक कैन कम डाउन टू 180 लेवल्स अगेन, वहां तक भी आप वेट करो, थोड़ा एवरेज आउट करना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से मैंने बताया आपको, मार्केट्स ने जो करेक्शन दिया है मिड कैप्स में 20 से 30% मिनिमम करेक्शन आया हुआ है, एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट स्टॉक। तो मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच, 180 कैन बी अ लेवल टू वॉच अगेन। कॉस्ट ऑफ बाइंग जो है वो मुझे लगता है कि एक बार 220 के ऊपर अगर क्रॉस होता है तो देन उनका कॉस्ट ऑफ बाइंग के लिए तरफ भागेगा, बट ओवरऑल ट्रेंड इज, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज पॉजिटिव। जी। शर्मी जोशी जी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, आई एम ए बिग फैन ऑफ दिस शो, थैंक यू वेरी मच मैम। एंड बोल रही हैं कि गेल इन्होंने 225 के लिए हुए हैं और एनबीसीसी 126 की बाइंग है, पूछ रही हैं क्या एवरेज कर लें इन दोनों काउंटर्स को इन लेवल्स पर? आई थिंक गेल को करना चाहिए। टेक्निकली मुझे लगता है कि ब्रेकआउट आने की बाकी है, ऑलमोस्ट 192 195 के आसपास इसका ब्रेकआउट आएगा। टारगेट कैन बी अगेन नियर टर्म 210 225 के आसपास मुझे टारगेट लग रहा है लेस देन 1 मंथ के पीरियड के लिए। तो आई थिंक ए गुड अपॉर्चुनिटी टू एवरेज आउट गेल। सेकंड स्टॉक कौन सा था सर? एनबीसीसी। एनबीसीसी भी आई थिंक डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है यहाँ से, इट कैन बी 82 85 ऑन द वर्स्ट केस सिनेरियो। अपसाइड विल बी अराउंड 100 105, बट अगेन टाइम पीरियड कैन बी 1 or 2 months। जी। ज्योति रंजन जी का सवाल है, आइनॉक्स विंड के टारगेट क्या हैं सर? लॉस हो रहा है, बेच दें या होल्ड कर लें? आइनिक्स मतलब आई थिंक होल्ड करना चाहिए, नथिंग बैड इन द कंपनी, बट यस अगेन बिकॉज ऑफ द मार्केट करेक्शन, मिड कैप स्मॉल कैप, ये स्टॉक ने भी अच्छा रिएक्शन दिया हुआ है। होल्ड फॉर एटलीस्ट एक क्वार्टर, एटलीस्ट जनवरी या फरवरी तक इसको मुझे लगता है कि कॉस्ट ऑफ बाइंग प्लस सम काइंड ऑफ प्रॉफिट भी आने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सर। कुछ और खबरें यहाँ पर अगर देखें तो जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल, उनका कहना है कि भारत डेटा सेंटर के लिए सबसे बेहतर है और डेटा सेंटर पर अगले कुछ सालों में इंडिया फोकस भी करने जा रहा है। सर ये जो डेटा सेंटर से जुड़ी कंपनीज़ हैं लाइक अनंतराज, टाटा कम्युनिकेशन, ओरिएंट प्रो सॉल्यूशन, एबीबी, ऐसी कुछ कंपनीज़, आपके भी कोई भी कंपनी आपके रिसर्च उसमें आती है पैरामीटर्स में जिसको कि आप फोकस कर रहे हैं? क्या डेटा सेंटर थीम पर आपका कोई काउंटर है जहां पर कि आपको लगता है कि ये अच्छा है या ये खराब है? आई थिंक इंडिया में सबसे बड़ा डेटा सेंटर का जो सेटअप बनाया हुआ है अमेजोन ने किया हुआ है, बट आई डोंट थिंक इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गेटिंग लिस्टेड इन द स्टॉक। बट अगेन एबीबी कैन बी वन स्टॉक व्हिच कैन बी लुक्ड। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा है, उनका भी इन्वेस्टमेंट बहुत है इन टर्म्स ऑफ डाटा सेंटर, वहां पे भी उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है, एंड आई थिंक इट्स अ स्टोरी ऑफ 2 to 3 years। वहां पे एबीबी कैन बी ए गुड फंडामेंटल स्टॉक टू अक्यूमुलेट ऑन एवरी डिप्स। बट अगेन मैं थोड़ा रिस्की काउंटर देखना चाहता हूँ, तो अदानी एंटरप्राइजेस उन्होंने भी बहुत इन्वेस्ट किया है डाटा सेंटर के लिए, तो वो जो डाटा सेंटर का बिजनेस मॉडल है इट कम्स अंडर अडानी एंटरप्राइजेस। तो अडानी एंटरप्राइजेस बिकॉज ऑफ दिस सेल डाउन अगेन, तो वहां पे थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर्स इस पे एडवांटेज ले सकते हैं बाय ऑन डिप्स के हिसाब से।
तो अदानी एंटरप्राइज कैन बी ए स्टॉक फॉर डाटा सेंटर गोइंग फॉरवर्ड, बट अगेन द स्टोरी इज 2 to 3 years के लिए। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी और लिमिटेड डाउनसाइड कंफर्टेबल कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स लेना है तो एबीबी कैन बी ए स्टॉक टू बाय। जी, अगला काउंटर सर रेमंड, जहां पर कि आज 6% का मूव देखने के लिए मिल रहा है ऑन द पॉजिटिव साइड। खबर भी आई है कि कंपनी अपने रियल एस्टेट कारोबार को डिमर्ज करेगी और उसमें एनएसई बीएसई से उसको अप्रूवल भी मिल गई है। हालांकि उन्होंने ये प्रक्रिया जो थी वो जुलाई में ही शुरू कर दी थी और करीब 16 से 17 महीने लग जाते हैं पूरे डिमर्जर होने में, पूरे सारी अप्रूवल्स लेने में। अभी एक्सचेंजेस से ली है, सेबी, एनसीएलटी, बहुत तरह की अप्रूवल्स होती हैं, तो ये अप्रूवल्स का इंतज़ार रहेगा, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल रहेगी। लेकिन रेमंड रियलिटी को लिस्ट भी कराया जाएगा और इसका अगर कंट्रीब्यूशन टोटल रेमंड्स के जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें करीब 17% का आता है। 74% का जो रेवेन्यू आता है इनका, वो इनके जो गारमेंट्स वाला कारोबार है उससे आता है और बाकी जो इनका आता है वो ईपीसी कारोबार से आता है। सर लेकिन ये बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट कारोबार को हम बहुत बड़ा बनाएंगे और इसको अगले कुछ सालों में 24% तो कम से कम कंपनी के टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेगा और उसको आगे भी ले जाने की बात हो रही है। कितना इंपॉर्टेंट होगा रेमंड रियल्टी का डिमर्ज होना कंपनी से और क्या कुछ वैल्यू क्रिएट होगी पूरे ग्रुप में, और कौन से शेयर पर बैट लगाएं? रियल्टी अगर डिमर्ज होता है तो रियल्टी को रखें अपने पोर्टफोलियो में, नहीं रखें? रेमंड फिलहाल है तो रेमंड को अभी क्या करें? आई थिंक रियल एस्टेट जो न्यूज़ है रेमंड के लिए बहुत पॉजिटिव है। अगले 2 से 3 साल के लिए जिस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाउसिंग सेक्टर विल वेरी हैव अ बिग बूम और इनका जो एमएमआर रीजन में जो इनका लैंड बैंक है दैट विल हैव ह्यूज वैल्यू क्रिएशंस। yes, the story is really right, but yes, at what value they are going to demerge the real estate company is a question of discussion right now. But मुझे लगता है कि अगर उनको कोई भी रेशियो से अगर रियल एस्टेट कंपनी मिल रहा है तो मुझे रखना चाहिए। मुझे आई एम नॉट सो पॉजिटिव ऑन दी अदर पार्ट ऑफ द मेजर बिजनेस जो रेमंड क्लोथिंग और गारमेंट्स में है, मैं ज्यादा उस पर पॉजिटिव नहीं हूँ। आई एम मोर पॉजिटिव ऑन द रियल एस्टेट पार्ट ऑफ द रेमंड, सो दैट विल मेक लॉट ऑफ हेडलाइंस गोइंग फॉरवर्ड। बट यस, इट्स अ स्टोरी ऑफ अनदर 12 months to 15 months। उसके बाद जो डिमर्जर होगा, क्या रेशियो में होगा, क्या वैल्यूएशन क्रिएट करेंगे इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स के लिए, तो दैट विल बी ए डिस्कशन पॉइंट। बट ओवरऑल आई एम पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक। जी, एक हमारी दर्शक हैं कल्पना मोनिया जी, ये पूछ रहे हैं एक्मे सोलर के आईपीओ में क्या करें सर? सर आप ट्रैक कर रहे हैं इसको? आई थिंक यस सर, वी वर ट्रैकिंग दिस स्टॉक। मैंने प्लान भी विजिट किया था, स्टडी भी किया बहुत डिटेल में, बट आई एम नॉट सो पॉजिटिव ऑन दी कंपनी फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली डायरेक्टली गेटिंग इनटू सोलर पीवी एंड ऑल। वो लोग बस कैपेसिटी बिल्डअप करते हैं एंड सोलर एज ए सेक्टर बहुत हाई डिमांड में है, बट नॉट फॉर दिस कंपनी। आई थिंक इट विल बी अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म स्टोरी, बट शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि स्टॉक आईपीओ के भाव के आसपास ही ट्रेड करेगा, 240 260 के आसपास ही। If investor want to buy something in solar, again I don't recommend Acme as a stock to recommend at this point of time. जी, एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं कि सर बजाज हाउसिंग में क्या करें, इसमें ऐड कर सकते हैं क्या? Yes, मैंने बहुत बार डिस्कशन किया यही सेम शो पे कि हाउसिंग सेक्टर विल बी वेरी मच बूम फॉर नेक्स्ट 2-3 years। मुझे लगता है कि जिस तरीके से HDFC बैंक, SBI बैंक जो मार्केट शेयर खड़े हैं हाउसिंग फाइनेंस में, the third biggest private company can be Bajaj Finance only, Bajaj Housing Finance only, because PNB and LIC Housing are not doing so much good in terms of AUM growth, in terms of business growth. I think Bajaj Housing Finance is doing better than PNB and LIC Housing. मुझे लगता है पॉजिटिव रखना सर आवाज आ रही? ये जो डिप आया हुआ है रिसेंटली, ये डिप को अक्यूमुलेट करना चाहिए एंड 120 तक भी मुझे लगता है वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है, तो 120 कैन बी लेवल, बेस्ट लेवल टू ऐड मोर इन बजाज हाउसिंग फाइनेंस। और टारगेट अगेन कैन बी 170 175 फॉर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए 200 का प्लस का वेट करना चाहिए। बिल्कुल, मार्केट में वॉलेटिलिटी लेकिन बनी हुई है। हर 10 मिनट में सेंसेक्स करीब 200 से 300 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है। अभी तो 600 पॉइंट आ गया। जब मैंने शो की शुरुआत की थी उस समय अराउंड 700 पॉइंट के आसपास अब था, फिर गिरकर 300 पॉइंट की रेंज पर आया, अब दोबारा से 600 प्लस हो गया। तो अच्छी बात है, मार्केट पॉजिटिव साइड पर आने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होगी अगेन आज पूरा दिन ये देखना होगा। और मंडे को एक्चुअली जो इम्पैक्ट होगा वो चुनाव के नतीजों का भी होगा, जो कि शनिवार को आने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन अगले 2-3 दिन रहने वाले हैं और नेक्स्ट वीक काफ़ी कुछ ट्रिगर्स होंगे, उन पर भी विस्तार से बात करेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन सर एक कंपनी है आधार हाउसिंग, इस पर आपका व्यू क्या है सर?
अगेन हाउसिंग एज ए सेक्टर आई एम वेरी मच पॉजिटिव। जो भी कंपनियां हाउसिंग सेक्टर हाउसिंग फाइनेंस में अपना बिजनेस मॉडल खड़ा किए है, तो मुझे लगता है कि आई एम वेरी मच पॉजिटिव फॉर दैट। आधार हाउसिंग इज ए वेरी क्लीन, गुड गवर्नेंस, गुड ग्रोथ, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, बहुत फोकस्ड है। ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग के सेक्टर में जो पेनिट्रेशन है वहाँ पे वो बहुत हाई फोकस में जा रहा है। जहाँ पे एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक जा नहीं रहे, वहाँ पे आधार हाउसिंग इज फोकसिंग मोर ऑन दैट। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल सिनेरियो वेरी गुड है टाइम बीइंग फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years के लिए। और एवरी डिप शुड बी अपॉर्चुनिटी टू बाय आधार हाउसिंग। जी, अभिषेक राज जी हैं हमारे साथ, जिनका सवाल है, ये लखनऊ से हैं, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर सर 1939 के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं और एसबीआई लाइफ के कुछ शेयर लिए हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि हाई से काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं, 3 साल का विज़न है, क्या करें? ऐड कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? और आई थिंक यस, इंश्योरेंस एज ए सेक्टर में फोकस में रहा हूँ, बिकॉज जीएसटी काउंसिल का भी मीटिंग लास्ट मंथ हुआ था। अगले 1 महीने के अंदर उनका काउंसिल का मीटिंग भी है, शायद नवंबर 30 के आसपास है। तो उसमें वो सोच रहे हैं कि जीएसटी का कुछ रिडक्शन या जीएसटी निकालने की हेडलाइंस बन सकता है। तो ये न्यूज के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ। एनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पे टाइमिंग आईसीआईसीआई लैम्बोर्ड हो या इवन एसबीआई लाइफ हो, दोनों में पॉजिटिव हूँ, बट वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। बट मुझे लगता है कि 6 महीने के ऊपर का अगर आपके पास व्यू है, तो आपको 15-20% का मोमेंटम ये लेवल से मिल सकता है। यस, करेक्शन आया हुआ है, यस, बिकॉज ऑफ ऑल जो मार्केट करेक्शन जो रीजन थे, एफआई सेलिंग था, वो रीजन से ही आया हुआ है। बट अगले 3 महीने से 6 महीने मुझे लगता है कि यहाँ से अपसाइड इज अगेन लिमिटेड टू 15-20%, बट डाउनसाइड इज अगेन देयर फॉर एटलीस्ट 5% ये लेवल से। बट जो न्यूज मैंने बताया आपको टाइमिंग जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग है, अगर वो न्यूज में उन्होंने रिडक्शन कर दिया या कुछ ऐसे सेगमेंट को उन्होंने जीरो जीएसटी कर दिया, तो ये जो सेक्टर में जो स्टॉक्स हैं, आईसीआईसीआई लैम्बोर्ड हो, एलआईसी हाउसिंग हो, एचडीएफसी लाइफ हो, एसबीआई लाइफ हो, वहां पे अच्छा मोमेंटम आ सकता है। जी, इसी बीच हमारे साथ एक दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर प्रणीत अरोड़ा, सीईओ एंड को फाउंडर यूनिवेस्ट से। प्रणीत जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर, हाउ आर यू? गुड सर, एंड आई जस्ट वांट टू आस्क कि सर मार्केट कब गुड स्थिति में होगा, हम बोल पाएंगे कि मार्केट भी फाइन हो रहा है? देखिए, मेरे छोटे एक्सपीरियंस में मेरे को तो यही समझ में आया है कि आज तक ये तो कोई बता ही नहीं पाया कि मार्केट में और कितना बॉटम बचा है और कितना टॉप साइड बचा है। आप जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट से बात करिए, वो यही कहते हैं। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम मैं कुछ फैक्ट्स डेफिनेटली बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अगर आप 1 साल की फॉरवर्ड लुकिंग पीस की आप बात करें, तो हम लफली 21-22 के पी के अराउंड में बैठे हुए हैं और मार्केट ऑलमोस्ट अपना 11% का करेक्शन ऑलमोस्ट ले चुका है अपने टॉप से। और जिस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से रफली रफली अनदर 4-5% तक का बॉटम मुझे और दिखता है। लेकिन एट द सेम टाइम काफी अच्छे लार्ज कैप्स हमारी काफी फेयर वैल्यूएशंस पे आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है 4-5% यहाँ से अगर नीचे टूटता भी है तो टूटेगा, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी अपसाइड यहाँ से आनी चाहिए मार्केट में। प्लस इस टाइम पे सही स्ट्रैटेजी रिटेल निवेशकों के लिए यही रहेगी कि एसआईपी की फॉर्म में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हुए चले, वो काफी अच्छी एक स्ट्रैटेजी रहेगी। और यही मेरा व्यू पॉइंट रहेगा ओवरऑल निफ्टी पे। प्रणीत जी, आपका अदानी ग्रुप पर कोई टेक, क्योंकि अदानी स्टॉक्स में हमने एक शार्प हैमरिंग देखी है पिछले 2 दिनों में। जी, देखिए, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे जैसे कि आपने खुद भी देखा कि जो अभी डीओडब्ल्यू जो हमारे यूएस के हैं, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने हम लोगों के यहाँ पे ऊपर एलिगेशंस भी लगाए हैं बोथ सागर एंड गौतम अदानी के ऊपर, जिसकी बेसिस पे काफी ज्यादा फॉल आता हुआ दिखा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ओवरऑल न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट ज्यादा है ये, इस पे काफी हद तक एलिगेशंस को डिनाई किया अदानी ग्रुप ने। और अगर आप एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करें तो ये तो वहां के मिस्टर पीस हैं, जो कि इस टाइम पे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट विच इज बाइडेन जी की गवर्नमेंट के पार्ट है, वो यहां से ऑन गोइंग होंगे। और मुझे एक चीज और भी लगती है कि जब यहां से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए इनको रिप्लेस करेंगे, और जिस तरीके से ट्रंप हमारे एलाइज के फॉर्म में है, मोदी जी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, मुझे ऐसा लगता है इवेंचुअली इस न्यूज का इंपैक्ट शॉर्ट लिव्ड होना चाहिए और अदानी के स्टॉक्स बाउंस बैक करने चाहिए। यहां से थोड़ा बहुत करेक्शन अभी और भी आ सकता है, जिस तरीके से मार्केट में नेगेटिव न्यूज फैली है कि केनिया ने भी कुछ ऑर्डर्स यहां से कैंसिल करे हैं, प्लस एट द सेम टाइम आज भी वापस से सारे बॉन्ड्स और सारे स्टॉक्स डाउन है। तो थोड़ा बहुत और इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन ये न्यूज बेस्ड रहेगा, शॉर्ट लिफ्ट होना चाहिए इंपैक्ट, और वापस से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, स्पेशली स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज लाइक अदानी पोर्ट्स एंड अदानी एंटरप्राइजेस में। जी सर, आपने एक शख्स का नाम लिया था, मैं कल शायद सोशल मीडिया पर ये काफ़ी ज़्यादा
वायरल भी हो रहा था, क्योंकि इनका ये माना जा रहा है कि ये जॉर्ज सोरोस के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, एंड जॉर्ज सोरोस हैज़ बीन नेगेटिव, मतलब उनका नेगेटिव एक नैरेटिव रहता है इंडिया के खिलाफ, और वो हमेशा से ही कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलते हैं। तो ये माना जा रहा था कि ये जब हटेंगे तभी अदानी ग्रुप और इंडिया के लिए कुछ पॉजिटिव हो पाएगा। यही आप बात बताना चाह रहे थे सर? वही शख्स हैं ये? एग्जैक्टली, मतलब वही है एग्जैक्टली। और इनका काफी टेनर भी काफी छोटा बचा हुआ है, जो अभी न्यूज में भी आ रहा है। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल करेक्ट है कि इस टाइम पे जिस तरीके से उनके पहले भी हमारे एलिगेशंस अदानी ग्रुप के ऊपर आ चुके हैं, और उन्हीं जिन्होंने लगाया था उनके काफी क्लोज एड हैं ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस से जैसे ये टाइम छूटेगा, उनको कोई रिप्लेस करने आएगा यूएस में, उसके बाद ये शॉर्ट लिव्ड इंपैक्ट एकदम आपको काफी अच्छी कवरिंग रैली देखने को भी मिलेगी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में।